हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के यूनिट नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बात करेंगे। आज हम लोग बोर्ड के बजाय ग्राफ पेपर पे ही इस प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है वो इस प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफीय विधि के इस्तेमाल को करने की बात करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म को आप बनाइए और फिर उन्हें ग्राफीय विधि से आप हल कर दीजिए। चलिए, ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि आप पहले की कक्षाओं में करते आए हैं, आपको हल करने की विधि बताई गई है, उस विधि से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमें ग्राफ पेपर की मदद से रेखाएं बनानी है और उन रेखाओं के माध्यम से हमें इन प्रश्नों के उत्तर को बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया था। ध्यान देंगे, शर्त पहले क्वेश्चन के पहले वर्ड से स्टार्ट कर दी गई है। कहा गया है कक्षा 10 के टोटल 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, और यदि लड़कियों की संख्या उसमें लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो आप बता दीजिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग कितनी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें दो अलग अलग चरों के रूप में लड़के और लड़कियों की संख्या को ले लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहली चीज़ कि हम मानते हैं कि माना लड़कियों की जो संख्या होगी वो होगा x तथा लड़कों की जो संख्या होगी वो हमारी y है। ठीक है, लड़कियों की संख्या को हमने x ले लिया और लड़कों की संख्या को हमने y लिया, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर खुद ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करता है। मतलब हमें दो अलग अलग चीज़ों को दो अलग अलग चर के रूप में व्यक्त करना होगा। अब हम चलते हैं अपने पहले शर्त की तरफ। तो पहला शर्त हमको प्रश्न में कहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में, और दूसरा शर्त उनके टोटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम पहले समीकरण को उनके टोटल स्ट्रेंथ पे लेते हैं। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लड़के और लड़कियों का जो टोटल संख्या है वो टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम x और y को जोड़ लें तो हमें पहला समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। मतलब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार हम लोग लिखते हैं x प्लस y, मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या हमारी होगी टोटल 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरी शर्त की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। चलिए, दूसरी शर्त में उसने कहा है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में 4 का अंतर है। मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो हम इन्हें एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लड़कियों की संख्या, राइट हैंड साइड में लड़कों की संख्या, और बीच में समता मतलब बराबर का संकेत। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो हो वो अभी प्रश्न के अनुसार 4 अधिक है, तो या तो हम यहाँ से 4 माइनस करके उसे लड़कों की संख्या के बराबर कर दें, या लड़कों की संख्या अर्थात y में 4 जोड़ के उसे लड़कियों की संख्या के बराबर कर देते हैं। तो हमारे लिए आसान पड़ेगा कि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ के उसे लड़कियों की संख्या के बराबर कर देते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम इन इक्वेशन के माध्यम से चलते हैं इनको बीजगणितीय रूप से निर्देशांक ज्यामिति की तरफ लेकर। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या करना होता है, आपको निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना होता है।
आप कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी एक बिंदु के निर्देशांक में भुज और कोटि नामक दो पद होते हैं। भुज का मान अर्थात जो x का वैल्यू होता है वो वास्तविकता में y अक्ष से दूरी की माप होती है, और जो कोटि का मान मतलब जो y का वैल्यू होता है वो x अक्ष से उस बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे जब आप कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो आप इसे भली भांति अध्ययन करेंगे, और आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा भी। फिलहाल हम लोग अभी इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बीजगणितीय माध्यम से हमें x का मान या तो y के रूप में या y का मान x के रूप में करना है, तभी हम उसे निर्देशांक ज्यामिति के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। हमने ये y के मान का पक्षांतर कर दिया तो हमको मिलेगा कि x इज इक्वल टू 10 - y। मतलब अगर हम y के मान को निरंतर बदलें तो हमें 10 में से उसके अंतर को ज्ञात करने पर x का मान मिल जाएगा। इस तरीके से हमको बिंदु x और y के कम से कम दो बिंदुओं के निर्देशांक मिलेंगे, और हम कम से कम दो ही बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे क्योंकि दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न का हल जानने के लिए एक रेखा को खींचना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब हम यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं और y के वैल्यू की सहायता से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम मानसिक रूप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ y के वैल्यू को अगर हम ऐसे संख्या के रूप में माने ताकि आपको 10 में से घटाने पर x का वैल्यू मिल जाए। चलिए हम अगर y के वैल्यू को यहाँ पर 5 मान लें, ध्यान दीजिएगा y के वैल्यू को यहाँ 5 माना गया है। 10 - 5 होने पर x का वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 5। अगर y का वैल्यू 5 हुआ तो 10 - y मतलब 10 - 5 करने पर x का वैल्यू 5 मिलेगा। तो इस प्रकार आपको पहले बिंदु का निर्देशांक मिल गया 5 और 5। तो हम इस पहले बिंदु को संकेत देते हैं बिंदु A के नाम से। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो अगर हम y के वैल्यू को यहाँ पर 6 मान लें, y के वैल्यू को 6 मान लें तो 10 - 6 x का वैल्यू होगा 4। 10 - 6 x का वैल्यू हमको मिलेगा 4। तो दूसरे बिंदु का निर्देशांक हमको मिल गया 4 और 6, और हम उसे बिंदु B मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इक्वेशन नंबर 1 से दो बिंदुओं A और B का मान प्राप्त कर लिया। हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो बिंदु A 5 और 5 है और बिंदु B 4 और 6। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने समीकरण नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चर राशि x का मान पहले से ही y के रूप में लिखा गया है। मतलब अगर y में हम कोई पद ले लें तो 4 जोड़ने पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए लेना स्टार्ट करते हैं। हम y के वैल्यू को 0 मान लें। y का वैल्यू 0 मानने पर उसमें 4 का योगफल होने पर x का वैल्यू हमें 4 मिलेगा। मतलब बिंदु का निर्देशांक 4 और 0 हुआ। अब हम इसे बिंदु C मान लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम y के निर्देशांक को 1 मान लें तो 1 और 4 का योगफल होने पर x का मान हमें 5 मिलेगा। इस तरीके से हमको बिंदु का निर्देशांक मिला 5 और 1, और हम उसे D के नाम से शो कर देते हैं। तो हमारे पास रेखाओं के दो समीकरण हैं। अब हमने उन्हें बीजगणितीय रूप से बिंदु के निर्देशांक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब उसे बिंदु के निर्देशांकों को रेखाओं का रूप देते हुए अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, और उस ग्राफ पेपर पर बनाने के बाद हमें इस पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ पेपर से इन बिंदुओं का हल जानने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप ग्राफ पेपर पर कोई ऐसे ग्राफीय विधि से प्रश्न को हल करेंगे तो आप पेंसिल का ही प्रयोग करें, ताकि कहीं भी गड़बड़ी होने पर आप आसानी से उसको इरेज कर सकें। पेन का प्रयोग आप नहीं करिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब हम लोग
यहाँ पर पेन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऐसे प्रश्न कंठस्थ हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसे प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने परमानेंट हमेशा कहीं भी बनाइए तो उन्हें पेंसिल की सहायता से ही बनाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप निर्देशांक ज्यामिति की तरफ ध्यान देंगे तो निर्देशांक ज्यामिति का जो तल होता है वो दो अक्षांशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसको आप लोग जानते हैं कि क्षैतिज रेखा जो होगी वो हमारी एक्स अक्ष की रेखा होती है। ठीक है, वो एक्स अक्ष की रेखा होती है। फिर एक रेखा एक्स अक्ष को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हुए परपेंडिकुलर मतलब लंब रूप में होती है जो हमारी वाई अक्ष की रेखा होती है। ठीक है, तो इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। अब दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को डिवाइड करते हैं वो स्थान मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना तो आपको जानकारी होगा ही। अब हम ये ध्यान देंगे निर्देशांक अक्षों में सबसे मुख्य बात कि निर्देशांक अक्ष में मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स अक्ष धन चिन्ह के साथ लिए जाते हैं और बाईं तरफ एक्स अक्ष ऋण चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष धन चिन्ह के साथ और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष ऋण चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने इन बिंदुओं को यहाँ पर एक्स और वाई अक्षांशों पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक 5 और 5 है। मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5, अर्थात भुज का मान है 5 और कोटि का मान है 5। दोनों का मान 5 और 5 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 5 बिंदु, 3 4 5। एक एक्स्ट्रा ही बना लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 7। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बिंदु बना लिया 7। अब हम y अक्ष की तरफ बिंदु का निर्देशांक बनाएंगे बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हमने बिंदुओं की स्थिति को दिखाया। अब हमें बिंदु ए और बी का इस चतुर्थांश में स्थिति दिखाना है। आपको ये भी मालूम होगा कि जब दोनों अक्ष रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले देखिएगा एक्स ओ वाई मिलकर प्रथम चतुर्थांश बनाते हैं, वाई ओ एक्स डैश मिलकर द्वितीय चतुर्थांश, एक्स डैश ओ और वाई डैश मिलकर तृतीय चतुर्थांश, वाई डैश ओ और एक्स मिलके चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चिन्हों का भी निर्धारण होता है। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि मतलब एक्स और वाई का मान धन चिन्ह के साथ, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान ऋण और वाई का मान धन चिन्ह के साथ, तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक जबकि वाई का मान ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। हम अब अपने बिंदुओं का निर्धारण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बिंदु ए जो है वो 5 और 5 है। मतलब भुज का मान y अक्ष से 5 कदम की दूरी पर है तो वो बिंदु y से 5 कदम दूर होगा, मतलब यहाँ पर। और वो कोटि का मान x अक्ष से भी 5 स्टेप दूर होगा तो वो बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, देख लीजिएगा वो बिंदु x अक्ष से 5 स्टेप दूर 1 2 3 4 और 5 और y अक्ष से भी 5 स्टेप दूर 1 2 3 4 और 5, मतलब वो बिंदु A यहाँ पर होगा जिसका निर्देशांक है 5 और 5। ये बिंदु हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से एक रेखाओं के द्वारा दर्शाएं तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये बिंदु जो हमारा है वो यहाँ पर है। भुज का मान
5 स्टेप दूर और कोटि का मान भी 5 स्टेप दूर है। देखिए ये बिंदु आपका यहाँ पर होगा। आप चाहें तो इन डैश रेखाओं को दिखाइए या मत दिखाइए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आपको इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से बनते हैं। तो हमने बिंदु ए को दिखा दिया। अब हम बिंदु बी की तरफ चलते हैं, जिसका निर्देशांक 4 और 6 है। मतलब वाई अक्ष से 4 स्टेप की दूरी पर 1 2 3 और 4 और कोट से 6 स्टेप की दूरी पर वो बिंदु बी आपका यहाँ पर होगा, जिसका निर्देशांक है 4 और 6। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी दर्शा सकते हैं, 4 और यहाँ पर हम आ रहे हैं 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों बिंदुओं को पटरी के माध्यम से हम मिलाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा तैयार हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा स्केल की सहायता से ध्यान से खींच देते हैं। ये हमारी पहली रेखा खींची जा चुकी है और रेखा की दोनों तरफ एरो का संकेत लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेखा का सिंबल होता है। अब देखेंगे ये जो पहली रेखा ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, वो पहली रेखा समीकरण x + y = 10 को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप चाहें तो उस रेखा के लिए यहाँ पर उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, x + y = 10। ठीक है, ये रेखा ग्रीन कलर वाली। अब आप दूसरी रेखा की तरफ चलते हैं, जिसका वैल्यू है x = y + 4। ठीक है, अब हम उसके बिंदु का भी निर्धारण कर लेते हैं। यहाँ उस बिंदु का निर्धारण करने के लिए वो बिंदु जो है वो y अक्ष से 4 स्टेप की दूरी पर है। मतलब वो बिंदु यहाँ पर होगा और वो बिंदु जो होगा वो कोट की तरफ, मतलब 0। ठीक है, तो वो बिंदु यहाँ पर होगा। ध्यान से देखिएगा, वो बिंदु आपका इस स्थान पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसको दिखा देते हैं कि ये बिंदु 4 और 0 का निर्धारण करता है और ये बिंदु हमारा C है। ठीक है, अब हम बिंदु D को प्रदर्शित करते हैं, जिसका निर्देशांक 5 और 1 है। मतलब वो 5 और 1 स्टेप की दूरी पर है। मतलब y अक्ष से वो 5 स्टेप की दूरी पर है, तो और x अक्ष से 1 स्टेप की दूरी पर है। तो देखिएगा 1 2 और हम यहाँ पर चले गए 5 स्टेप और फिर 1 स्टेप। तो मतलब ये बिंदु D आपका यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ये D है, जिसका निर्देशांक है 5 और 1। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की तरीके से ही इसको भी मिलाते हैं। हम यहाँ पर बिंदु C और बिंदु D को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, चलिए हम बिंदु C और D को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। ये जो आपकी पर्पल कलर की रेखा है, जो बिंदु C और बिंदु D को ज्वाइन कर रही है। अब आप ध्यान देंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफी विधि से जब हम प्रश्न का हल ढूंढते हैं तो दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक ही उस प्रश्न का हल होता है। तो हम सबसे पहले गौर करेंगे कि पहली रेखा ये जो ग्रीन कलर की है, दूसरी रेखा जो ये पर्पल कलर की है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस रेड कलर के पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब हम जरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने के लिए अगर आप इस रेखा को मैच कराएं, तो ये रेखा x अक्ष से 3 स्टेप की दूरी पर है, ये पिंक कलर की लाइन, और ये रेखा y अक्ष से 7 स्टेप की दूरी पर है।
मतलब ये जो बिंदु आप देख रहे हैं उसका निर्देशांक हमको मिला y अक्ष से 7 स्टेप की दूरी का मतलब उसमें भुज का मान कितना होगा 7, जिसको आप शो करते हैं कि वो किसका वैल्यू होता है x का। और x अक्ष से 3 स्टेप की दूरी का मतलब होता है कि उसके कोटि का मान होता है 3, और इसको आप बिंदु किससे दिखाते हैं y से। मतलब इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 7 और 3 होगा। इस बिंदु का निर्देशांक 7 और 3 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 7 होगा और y का वैल्यू होगा 3। तो हमको मिल गया x का वैल्यू 7, मतलब लड़कियों की जो संख्या होगी वो 7 होगी। यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं कि ये जो लड़कियों की संख्या होगी वो x = 7 होगा और लड़कों की संख्या जो y है उसका वैल्यू होगा 3। क्या ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है? चेक करिए एक बार। दोनों का टोटल स्टैंड 7 + 3 = 10। मतलब पूरे जो गणित की पहली प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया था उसका टोटल स्टैंड 10 था, जो हमारे प्रश्न में दिया भी गया है। और दूसरी शर्त है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या जो 7 है और लड़कियों की संख्या जो 3 है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक भी है, क्योंकि आप 7 - 3 का डिफरेंस देखेंगे तो वो 4 ही होता है। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है और इस पहले प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल चुका है। यहाँ पर हमने पहले प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या पहले के दूसरे सेक्शन की तरफ। तो हम ध्यान देंगे पहले प्रश्न के दूसरे सेक्शन की तरफ हम ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। यहाँ पर भी वही प्रश्न थोड़ा सा क्वेश्चन को बदले हुए रूप में दिखा रहा है। यहाँ उसने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास 5 पेंसिल और 7 कलम है। मतलब हमने 5 पेंसिल और 7 कलम को इकट्ठे खरीदा तो उसका टोटल रेट हमको चुकाना पड़ा 50 रुपये। फिर अगर क्वांटिटी में हेर फेर किया जाए कि हमने 7 पेंसिल और 5 कलम लिया तो हमको टोटल पे करना होता 46 रुपीज़, 46 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा। मतलब अलग अलग आपको बताना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आप 2 अलग अलग चरों के रूप में मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, इसको हम मानेंगे x रुपये, तथा एक पेन का मूल्य और इसको हम मान लेते हैं y रुपये। 2 अलग अलग चर राशियों को हमने मान लिया। एक पेंसिल का मूल्य हमने लिया x रुपये और एक पेन का मूल्य हमने लिया y रुपये। ठीक है, अब एक पेंसिल और एक पेन का रेट हमको मालूम है, यही प्रश्न का हमारे उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको ग्राफीय विधि में जाने से पहले बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्न के दोनों शर्तों को बीजगणितीय रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको दिखाते हैं। मैंने बीजगणितीय रूप में परिवर्तन करने का जो नियम था एक्सरसाइज 3.1, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफीय विधि से पहले बीजगणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है उसको वो जान सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहली शर्त को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि प्रथम शर्त में हमारे सामने एक शर्त रखी गई है कि अगर हम 5 पेंसिल और 7 कलम लेते हैं तो रेट देना होता है 50 रुपये। मतलब अगर एक पेंसिल का रेट हो गया x, तो यूनिटरी मेथड से 5 पेंसिल का रेट आप निकालेंगे तो 5x। एक पेंसिल का रेट अगर x होगा तो 5 पेंसिल का रेट हमारे पास हो गया 5x। ठीक, और अगर एक पेन का रेट y है
तो 7 कलम का मूल्य, 7 पेन का जो मूल्य होगा वो हमारे पास 7y होगा, और दोनों का जो टोटल पे करना होता है वो हमारे पास होगा 50 रुपीज़। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। 5x + 7y = 50। अब हम दूसरी शर्त को भी लिख लेते हैं कि उसने कहा क्या है। ठीक है, तो चलिए दूसरी शर्त के अनुसार उसने कहा है अब हम 7 पेंसिल लेते हैं, तो एक पेंसिल का रेट अगर x है तो 7 पेंसिल का रेट 7x, और हम 5 कलम लेते हैं तो एक पेन या एक कलम जो एक ही चीज़ है, एक पेन और एक कलम का रेट अगर y रुपये है तो 5 कलम का रेट 5y, और इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल हमको देना पड़ता है 46 रुपये। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों में किसी एक पद का मान, किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि में लिखेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप के बाद हम तीसरे स्टेप में बिंदु का निर्देशांक लेंगे, वो हमारा तीसरा स्टेप होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न में x का मान या y के रूप में लिखें या y का मान x के रूप में लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसका जो हमको होगा पक्षांतर करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 50 - 7y। ठीक है, और इसलिए अब हम तुरंत निकालेंगे x का वैल्यू, तो 50 - 7y/5। अब हम इस समीकरण की सहायता से x का मान निकालेंगे और ग्राफी विधि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क का भी मदद करेंगे कि हम पेपर वर्क में देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास है x = 50 - 7y/5। यहाँ पर हम बार बार y के वैल्यू को लेंगे और y के वैल्यू को इस प्रकार लेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसे 50 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या आप मत लीजिएगा कि वो फ्रैक्शन में हो, ताकि आपको ग्राफ में दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो हम करते हैं, हम यहाँ पर नंबरों को लेना सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर y के वैल्यू को 3 मान लें, देखिएगा ध्यान से, y के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर 3 ले लें तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन होगा 50 - 7 × 3, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 मानने पर, आप ध्यान देंगे 3 मानने पर ये 7 3 जा 21 होता है, और अगर आप उसे 50 से माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 29 जो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे रफ पर वर्क करेंगे और ध्यान से देखेंगे क्या ऐसी कोई सी संख्या है जो 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो हम 3 के बजाय यहाँ पर ले लेते हैं 5। ठीक है, तो हम 3 के बजाय यहाँ पर वो संख्या मानते हैं 5। अब देखेंगे ये होगा 50 - 7 × 5/5। ये आपका सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे 7 5 जा 35, मतलब 50 - 35/5। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 50 - 35 किया जाएगा तो हमारे पास बचते हैं 15/5। तो ये डिवीज़न करने पर वैल्यू हमारे पास आएगा 3। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि वैल्यू जो हमारे पास 3 आ चुका है, तो अगर हमने y के वैल्यू को यहाँ पर 5 लिया तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 3। तो इस प्रकार हमने बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक निकला 3 और 5। हम इसको बिंदु A के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन में फिर से जाएंगे कि इस इक्वेशन में हम कैसे इस प्रश्न को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 50 - 7y/5। अब एक बिंदु का निर्देशांक आप कोई और ले लीजिए
और इस प्रकार ये मान आपको रखना है कि वो 50 से घटाने पर 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू ले लेते हैं। अगर आप इसके वैल्यू को ले लें, इसके वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग, अगर 10 ले लिया जाए। ठीक है, अगर इसके वैल्यू को 10 ले लें तो ये वैल्यू होगा 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 एंड अपान 5। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू होगा 50 माइनस 70 अपान 5, यहाँ माइनस 20 अपान 5। माइनस 70 एंड 50 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा माइनस 20 और आपको x का वैल्यू मिलेगा -4। ठीक है, मतलब हमको क्या मिला कि अगर हमने y के वैल्यू को 10 लिया है तो x का वैल्यू हमको निगेटिव फॉर्म में मतलब -4 में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब बिंदु का निर्देशांक -4 एंड 10, इसको हम बिंदु B मान लेते हैं। कोशिश करिएगा कि आप ऐसे अंक को सेलेक्ट करिए ताकि आपको डिवीज़न करने में आसानी हो। अब हम अपने इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि 7x + 5y इसका दोनों का योग है वो 46 है। तो हम यहाँ पर पक्षांतर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर होगा 7x, तो x का वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले हम 5y का पक्षांतर करेंगे। फिर अगले स्टेप में केवल x का वैल्यू जानने के लिए 46 माइनस 5y और x के गुणांक 7 से उस पक्ष को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप y के वैल्यू को मानते हुए x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। यहाँ हमको मिला हुआ है 46 माइनस 5y अपान 7। अब हम यहाँ y के वैल्यू को क्या माने कि वहाँ पर वैल्यू 7 से डिवीज़न होने के बाद x का वैल्यू मिल जाए। तो चलिए अगर हम y के वैल्यू को -2 ले लें, y के वैल्यू को अगर हम -2 ले लें तो क्या इक्वेशन बनेगा, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 अपान 7। माइनस इंटू माइनस ये आप लोग जानते हैं ये प्लस होता है, और ये 10 डिविजिबल बाई 7, यहाँ पर आपको मिलेगा 56 अपान 7 और डिवीज़न करने के बाद x का वैल्यू मिलेगा 8। जब हमने y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू हमको मिल गया 8। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। तो y का वैल्यू -2 लेने पर x का वैल्यू हमको मिल गया 8, इसलिए बिंदु का निर्देशांक 8 और -2 मिला, इसको बिंदु C के रूप में दिखाते हैं। अब हम इसके लिए दूसरे चरण की तरफ चलते हैं कि अब हमको अगला स्टेप ध्यान से देखना है। अब हम अगले स्टेप के लिए क्या करें कि इससे हम 46 से माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड जब करें तो x का वैल्यू आसानी से मिले। चलिए अगर हम यहाँ y के वैल्यू को 0 ही मान लें तो 0 मानने पर ये पूरा वैल्यू 0 होगा। तो क्या वो पद 46 7 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो 7 का गुणज नहीं है। अगली संख्या की तरफ ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ पर y के वैल्यू को ऐसी संख्या के रूप में डिवाइड करें ताकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करने पर 7 से x का वैल्यू मिल जाए, तो कोई ऐसी संख्या आप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम y के वैल्यू को यहाँ पर 5 मान लें, ठीक है, y के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर 5 मान लेते हैं तो आप ध्यान देंगे y के वैल्यू को 5 लिखने पर 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई y के जगह हमने लिया 5 और डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे। 46 माइनस 5 5 या 25 और डिवाइड करेंगे 7 से। तो 46 माइनस 25 ये होगा 21 और डिवाइड करेंगे 7 से तो आपको वैल्यू मिलेगा 3। मतलब y का वैल्यू 5 लेने पर हमें x का वैल्यू 3 प्राप्त होता है। ठीक है,
इस प्रकार हमने इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया 3 और 5 और इसको शो करते हैं बिंदु डी की तरफ से। अब हमारा रफ वर्क फिनिश हुआ तो हम इस पेपर को यहाँ से हटा देते हैं। अब चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ। ठीक है, ग्राफ पेपर में पुराने ही तरीके से हम पहले अक्षांशों का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष की रेखा को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम y अक्ष की रेखा खींच लेते हैं और उसके बाद फिर एक हम x अक्ष की रेखा खींच लेंगे। चलिए, यहाँ x अक्ष की रेखा खींचने पर आप यहाँ उसके अक्षांशों को आसानी से दिखाएंगे। ये हमारे अक्ष की रेखाएं तैयार हो चुकी हैं। अब इसका निर्धारण करते हैं। x अक्ष y अक्ष दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु के बाईं तरफ x डैश ऋणात्मक, मूल बिंदु के नीचे की तरफ y डैश ऋणात्मक और ऊपर की तरफ y अक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, अब हम बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। बिंदु के निर्धारण के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहले कि हमको बिंदु A का मान जो 3 और 5 है निर्धारित करेंगे। यहाँ पर भुज x का मान 3 है अर्थात y अक्ष से वो 3 स्टेप की दूरी पर होगा। तो सबसे पहले बिंदुओं को भी हमको दिखाना अनिवार्य है। यहाँ पर हम बिंदु देखिए x की तरफ 3 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, तो हमको नंबर यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7 और ये अंतिम पॉइंट हमारा 8 है। ठीक है, अब निगेटिव की तरफ यहाँ ध्यान देंगे। निगेटिव की तरफ जाने पर हमको बिंदु देखना होगा। पहले हम बिंदुओं को निर्धारित भी कर लें ताकि जब उनका अक्षांश या स्केल की सहायता से अगर हम बिंदुओं का निर्धारण करेंगे तो हमको आसानी से मदद मिले। यहाँ पर x अक्ष की तरफ माइनस में 4 स्टेप है, तो आप यहाँ पर 4 स्टेप दिखा सकते हैं, चाहे तो एक ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। -1 -2 -3 -4 और ये -5। y अक्ष की तरफ 5 10 -2 और 5 है, तो -2 आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे -1 और -2। y अक्ष ऊपर की तरफ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हमने बिंदुओं को निर्धारित कर लिया। अब वो बिंदु देखते हैं कि चारों चतुर्थांशों में वो किस चतुर्थांश में अपना स्थान बताता है। तो यहाँ बिंदु ए जो है वो 3 और 5 है, तो x अक्ष से 3 और 5, तो देखेंगे 1 2 और 3 और 5 स्टेप। तो सबसे पहले हम बिंदुओं का स्थान निर्धारित करते हैं। x का मान 3 है, मतलब भुज का मान 3 है, वो y अक्ष से 3 स्टेप की दूरी पर होगा और x अक्ष से 5 स्टेप की दूरी पर होगा। तो x अक्ष से 5 स्टेप की दूरी पर वो बिंदु कुछ यहाँ पर होगा। देखिए, ये बिंदु आपका यहाँ पर अपना स्थान बनाता है। बिंदु A जिसका निर्देशांक है 3 और 5। y अक्ष से 3 कदम मतलब वो भुज का मान है, मतलब x का वैल्यू है, और x अक्ष से 5 कदम मतलब वो कोटि का मान है, अर्थात वो y का मान है। तो यहाँ पर वो बिंदु A यहाँ पर होगा 3 और 5 की स्थिति पर। अब हम -4 और 10 की तरफ चलते हैं। -4 मतलब y अक्ष से -4 और x अक्ष से 10 की दूरी पर है। ठीक है, तो वो स्टेप कुछ यहाँ पर आपका शो होगा। ये बिंदु का निर्धारण हुआ।
वो बिंदु यहाँ पर होगा। अब हम इसको यहाँ पर बिंदु बी लिखते हैं। बिंदु बी का निर्देशांक -4 और 10 है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करेंगे क्या, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। बिंदु ए को बिंदु बी से हम मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान से मिलाएंगे। बिंदु ए को अब आप बिंदु बी के द्वारा आपको मिलाना पड़ेगा। दोनों बिंदुओं के पहले पोजीशन लेंगे, उसके बाद हम मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो रेखा है वो आपके समीकरण नंबर 1 को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये रेखा है 5x + 7y = 50 की। ठीक है, तो रेखा हो गया। पहली रेखा को हमने ज्वाइन कर दिया ए और बी को। अब इसी प्रकार हम दूसरी रेखा की बात करते हैं बिंदु सी और बिंदु डी के लिए। ठीक है, बिंदु सी का निर्देशांक 8 और 2 है, मतलब y अक्ष से दूरी 8 स्टेप की है और x अक्ष से दूरी उसकी 2 स्टेप की है। तो बिंदु आपका यहाँ पर होगा, y अक्ष से 8 स्टेप की दूरी पर। उसका निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं। वो बिंदु हमारा C है जिसका निर्देशांक 8 और -2 होना चाहिए। तो बिंदु C यहाँ पर नहीं होगा, बिंदु C -2 नीचे की तरफ होगा। 8 और -2 ये होगा बिंदु C। यहाँ पर आपका बिंदु C होगा। ठीक है, ये बिंदु C गलती से देख लिया गया था +2 की तरफ। यहाँ पर 8 स्टेप आपका x अक्ष की तरफ और 2 स्टेप -2 y अक्ष में। ठीक है, तो बिंदु C यहाँ पर होगा 8 और -2। अब बिंदु D के लिए 3 और 5, बिंदु D के लिए 3 और 5। तो हम यहाँ पर एक अलग की रेखा तैयार कर लेते हैं ताकि ये जो डिस्टरबेंस है वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर हम अलग से इसको शो कर देते हैं। ये रेखा आपकी हो गई 8 और 2 की। अब हम देखते हैं 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर y अक्ष से 3 स्टेप की दूरी पर और x अक्ष से 5 स्टेप की दूरी पर, मतलब y अक्ष से 3 स्टेप की दूरी पर और x अक्ष से 5 स्टेप की दूरी पर। ठीक है, ये बिंदु। ठीक है, मतलब दो बिंदु 3 और 5 और 3 और 5 ए और डी जो होंगे वो अपना सेम पोजीशन रखेंगे। एक ही जगह पर बिंदु ए और बिंदु डी दोनों हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से पहले मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर बिंदु डी भी अपना स्थान रखता है जिसका वैल्यू 3 और 5 है। अब हम बिंदु डी को बिंदु सी से ज्वाइन करेंगे। बिंदु सी हमारा ये है और बिंदु डी। ठीक है, अब हम बिंदु सी और बिंदु डी को ज्वाइन कर देते हैं। ये लाल कलर की जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वो बिंदु सी और बिंदु डी को जोड़ती है। जो इस रेखा के समीकरण को भी आप लिख सकते हैं। ये जो रेखा है वो हमारी है 7x + 5y = 46 की। ये हरे कलर की रेखा समीकरण नंबर 1 है। ये लाल कलर की रेखा बिंदु सी और डी को ज्वाइन करते जो समीकरण नंबर 2 है। अब इसका हल जानने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जी बिल्कुल, हरी और लाल कलर की रेखा आपको बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करने का मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा कि भुज का मान 3 है जिसको आप कहते हैं x और कोटि का मान 5 है जिसको आप कहते हैं y।
मतलब इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल गया कि 3 का वैल्यू x के रूप में मिला हुआ है। 3 का वैल्यू x के रूप में मिला हुआ है, मतलब एक पेंसिल का रेट जो आपने x माना था, तो पेंसिल का रेट आपको मिल गया 3 रुपये, और पेन का मूल्य जो आपने y माना हुआ था, तो आपको y का रेट जो मिल गया वो है 5 रुपये। ठीक है, मतलब ये आपके इस समीकरण का हल हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 5 जो है, 3 और 5 क्या हमारे प्रश्न को संतुष्ट करता है? तो हमने 5 पेंसिल लिए तो 5 × 3 मतलब 15 रुपये के, और 7 कलम लिए मतलब 7 × 5 35 35 रुपये के, और 15 और 35 का योगफल हमारे पास 50 होता है। ये हमारे समीकरण को सेटिस्फाइड भी करती है, मतलब हमारे प्रश्न का हल हो गया कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.2 के दोनों प्रश्नों को यहाँ पर हल कर दिया है। और यहाँ पर जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको ग्राफे विधि से नहीं है। ग्राफे विधि से अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 प्रदर्शित होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अब आपको यहाँ पर एक अलग तरीके का क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक समीकरण है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों रेखाओं का एक आप ग्राफ खींचिए ग्राफ पेपर पर। फिर आपको क्या करना है कि ये दोनों रेखाएं और x अक्ष, ये दोनों रेखाएं और x अक्ष मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। अब इन त्रिभुजों के, इस त्रिभुज के शीर्षों का आपको बताना है निर्देशांक, मतलब ये शीर्ष जो होंगे त्रिभुज के 3 वर्टेक्स जो होते हैं, वो तीनों वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। और फिर जो त्रिभुज आपको बनता है आप इस ग्राफ पेपर पर उसको शेड कर दीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। जो पहला स्टेप दिया गया है उसमें है x - y + 1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब समीकरण का मानक रूप है। अब हम इसको एक्सचेंज करते हुए लिखते हैं x - y = -1। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि आप y का पक्षांतर कर दीजिए तो y धनात्मक हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x + 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बचा x + 1। मतलब अगर आप y के वैल्यू को जानना है तो आप x के वैल्यू में 1 प्लस कर दीजिए। इस तरीके से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम हल करना चालू करते हैं। x के वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। ये छोटा है तो उसको हम ओरल भी कर सकते हैं। x के वैल्यू को 0 मानने पर 0 + 1 = 1, मतलब y का वैल्यू हमको 1 प्राप्त हुआ। तो y का वैल्यू के लिए हमको पहले बिंदु का निर्देशांक 0 और 1 मिला, बिंदु A से शो करेंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर हम x के वैल्यू को 1 ले लें तो 1 + 1 y का वैल्यू हो गया 2, मतलब दूसरे बिंदु का निर्देशांक 1 और 2 लिया जा सकता है और बिंदु B से हम प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रकार हमने इसको एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष में रखते हुए बिंदुओं का निर्देशांक ले लिया। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं जिसमें लिखा गया है 3x + 2y - 12 = 0। हम पहले पक्षांतर सावधानी से करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे 3x + 2y = 12। पहले इसको हमने पक्षांतर करके धनात्मक लिया। अब हम x या y के मान को जानने के लिए किसी एक पक्ष का पक्षांतर कर देते हैं। चलिए हम पहले स्टेप में अब की बार 2y को छोड़ दिए और 3x का पक्षांतर करते हुए उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब केवल हमको y का वैल्यू चाहिए तो उसके गुणांक 2 का भी पक्षांतर करेंगे, तो इसको लिखेंगे 12 - 3x और बटे 2। ठीक है, मतलब आप इसके माध्यम से y के वैल्यू निकालेंगे। अब आप करेंगे कि x के वैल्यू को इस प्रकार लेंगे कि जब उसे हम 12 से घटाएं तो 2 से भाग देने पर वो
आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x के वैल्यू को 2 लेते हैं, x के वैल्यू को 2 लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा जब 3 में होगा तो 6 होगा और 12 में से 6 घटाने पर शेषफल 6 बचेगा। 6 बचने पर 2 से जब भाग करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 3। ठीक है, तो हमको निर्देशांक मिला 2 और 3। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं कि x का वैल्यू कितना लिया जाए। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो वैल्यू होगा 0 और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो मिलेगा 6। ठीक है, y का वैल्यू 6 मिल गया तो बिंदु का निर्देशांक 0 और 6 हो गया। इसको हम बिंदु C मानते हैं और इसको बिंदु D मानते हैं। अब हम ग्राफ पेपर पर इसको प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पेपर पर जाने के लिए मालूम है आपको, पहले की तरह हम सबसे पहले चतुर्थांशों को निर्धारित करेंगे। इसके लिए हमको अक्षरेखाएं खींचनी होंगी। ये हम लोग x अक्ष खींच दिए हैं, y अक्ष खींच दिए हैं और अब हम x अक्ष का निर्धारण करते हैं। x अक्ष की एक क्षैतिज रेखा होती है, तो ये रेखा आपकी x अक्ष की हुई। नॉमिनेशन करेंगे x अक्ष, ये प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात मूल बिंदु। ये अक्ष हमारा है y, ऊपर की तरफ धनात्मक, x अक्ष बाईं तरफ ऋणात्मक होता है और y अक्ष नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। अब हम बिंदुओं का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 और y अक्ष की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हम यहाँ पर पहले नंबरों को अंकित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम बिंदुओं की स्थिति देखते हैं। बिंदु A का जो निर्देशांक वो 0 और 1 है, मतलब y अक्ष से दूरी 0 इकाई की है और x अक्ष से दूरी 1 इकाई की है, मतलब वो बिंदु जो होगा आपका वो इस जगह पर होगा। ठीक है, तो हम इसका निर्धारण करते हैं। ये बिंदु हमारा है बिंदु A, जिसका निर्देशांक 0 और 1 है। अब हम बिंदु B का निर्धारण करते हैं। भुज का मान 1, मतलब y अक्ष से उसकी दूरी 1 है और कोटि का मान 2, मतलब x अक्ष से उसका मान दूरी कितनी है, 2 है। तो वो बिंदु आपका y अक्ष से दूरी 1 और x अक्ष से दूरी 2, तो बिंदु आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बिंदु आपका यहाँ पर है। अब इस बिंदु को हम लोग शो कर देते हैं बिंदु B, जिसका निर्देशांक 1 और 2 है। अब पहले की तरीके से ही हम लोग इसको ज्वाइन करती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, चलिए दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई अब हम एक रेखा खींच देते हैं। ये रेड कलर की जो खींची गई रेखा है वो आपके समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का इस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन कर रही है। अब हम दूसरी रेखा खींचते हैं जिसमें बिंदु का निर्धारण किया गया है 2 और 3। 2 भुज का मान 2 है, मतलब y अक्ष से उसकी लांबिक दूरी 2 मात्रक की होगी, तो 1 और 1 2, और x अक्ष से उसकी लांबिक दूरी 3 होगी, तो बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, बिंदु y अक्ष से 2 दूरी, मतलब भुज का मान 2, और x अक्ष से 3 लांबिक दूरी, मतलब कोटि का मान 3, मतलब ये बिंदु जो है वो आपका है बिंदु C, जिसका निर्देशांक 2 और 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब बिंदु D, जिसकी लांबिक दूरी y अक्ष से 0 है और x अक्ष से लांबिक दूरी उसकी 6 है, तो वो बिंदु यहाँ पर होगा।
एक्स अक्ष से लंबिक दूरी मतलब कोटि का मान वाई के मान को शो करता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और एक्स वाई अक्ष से लंबिक दूरी 0 मतलब भुज का मान 0। इसका मतलब उस बिंदु का निर्धारण यहाँ पर होगा। ये बिंदु आपका है बिंदु डी, जिसका निर्देशांक 0 और 6 है। अब हम बिंदु सी और डी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। बिंदु सी और बिंदु डी, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। बिंदु सी और बिंदु डी को मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी। ठीक है, ये रेखा आपकी है बिंदु सी और बिंदु डी को मिलाती हुई, ये रेखा बिंदु ए और बी को मिलाती हुई। अब दोनों रेखाएं हो चुकी हैं, तो ये जो दूसरी रेखा है ये आपका समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये इसका प्रदर्शन करती है। तो इस प्रकार हमने दोनों रेखाओं का प्रदर्शन ग्राफ पेपर पर कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अभी आपसे कहा है कि इन दोनों रेखाओं और इस x अक्ष से एक त्रिभुज बन रहा है। आप उस त्रिभुज को छायांकित कर दीजिए और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो देखेंगे अब आपके सामने वो त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, इसको ध्यान देंगे। ये त्रिभुज आपका यहाँ पर है, ये त्रिभुज आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज को अगर हम छायांकित करते हैं तो देखिए हमने इसको शेड कर दिया पिंक कलर से, ताकि आपको ये क्लियर एकदम दिखाई दे। ये उसका छायांकित भाग है, बीच में आपको एकदम त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आप पेंसिल से सेट करिएगा। मैंने आपको क्लियर दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा कलर स्केच का प्रयोग किया हुआ है, ताकि आपको ग्राफ पेपर में समझने पे आसानी हो। अब आपको पूरी तरीके से त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हमको त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे त्रिभुज का शीर्ष, दूसरा शीर्ष, अगर हम यहाँ पे नंबर 1 लिखें, यहाँ नंबर 2 और ये नंबर 3 है, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, वो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। इन त्रिभुज का जो शीर्ष होगा, जो संख्या 1 नंबर की है, फर्स्ट नंबर, अगर हम उसका निर्देशांक देखेंगे तो देखिए एक जो है उसकी जो लंबिक दूरी है वो y अक्ष से 1 और 2 स्टेप की है। तो x का मान 2 और x अक्ष से लंबिक दूरी 1, 2 और 3 है, तो y का मान 3। तो उसके पहले बिंदु का निर्देशांक हो गया 2 और 3। ठीक है, अब दूसरे बिंदु का निर्देशांक देखेंगे, मतलब जो सेकेंड नंबर से शो किया गया है, दूसरा बिंदु x अक्ष से नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ा हुआ है, माइनस वाले हिस्से में बढ़ा हुआ है, तो उसका x का मान जो है वो -1 है, लेकिन वो y अक्ष की तरफ लंबिक दूरी उसकी जो है नहीं है, तो इसका मतलब कोटि का मान वहाँ पर 0 होगा। ठीक, मतलब दूसरे जो निर्देशांक है उसका निर्देशांक -1 और 0 होगा। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, जिस देख रहे हैं वो y अक्ष से उसकी लंबिक दूरी 4 स्टेप है, मतलब x का मान 4 है और x अक्ष से उसकी लंबिक दूरी 0 को प्रदर्शित करती है, तो उसका निर्देशांक 0 है। मतलब जो तीसरा निर्देशांक होगा उसका वैल्यू 4 और 0 होगा। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक है। ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्रथम शीर्ष, त्रिभुज का सबसे ऊपरी शीर्ष, जो आपका y अक्ष से 2 स्टेप दूर है, मतलब वो x का मान है, ये होगा आपका 2, और x अक्ष से लंबी दूरी जो y को प्रदर्शित करती है उसका मान 3 है। तो पहले बिंदु का निर्देशांक 2 और 3, दूसरा बिंदु का निर्देशांक -1, y अक्ष की तरफ 0, तो -1 और 0,
तीसरे बिंदु का निर्देशांक जो है वो y अक्ष से लंबिक दूरी 4 है और x अक्ष से लंबिक दूरी 0, मतलब x का मान 4 और y का मान 0 होगा। इस प्रकार हमने त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज का प्रदर्शन और दोनों रेखाओं का ग्राफ पर प्रदर्शन हमने दिखा दिया। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे का हल और क्वेश्चन नंबर 7 का हल देख लिया, जिसका प्रदर्शन ग्राफ पेपर पर किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होता रहूं और मुझे एनर्जी भी मिले ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना दूं। मैंने ये नया प्रयोग किया हुआ है कि मैं बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाता हूं और यहाँ पर कॉपी के माध्यम से भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कुछ टॉपिक जो ऐसे होते हैं जिसको समझाने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल जाती है और बिंदुओं का निर्धारण भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये मेथड आपको कैसा लगा, ग्राफी विधि आपकी समझ में आ चुकी है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। परीक्षाएं सर पर है, तैयारी करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।